कैसे हैं आप लोग। पार्ट 8 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इसमें जो घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी की जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूं उसको कंटिन्यू करूंगा। इसमें दो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सवालों को कंप्लीट किया जाएगा और दूसरा जो आपके सवाल रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो एक तो वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दो सवालों को कंप्लीट किया जाएगा। लगभग 85 क्वेश्चंस का कंटेंट इसमें कवर होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये जो पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2012 में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है फ्रेंड्स? जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है याद करना? क्योंकि फ्रेंड्स कंफ्यूजन ये हो जाता है जो लोग नए नए पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी आ जाते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं आएंगे। और ये चीज कहां पे लिखी हुई है? ये चीज लिखी है आर्टिकल 66(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में। उसके बाद दूसरा है क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड प्रीसेस 2002 का सवाल है। तो भैया देखिए, खास बात यह है कि क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि भाई 35 साल का वो पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात, वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर हो सके, यानी कि वो राज्यसभा का मेंबर हो सके। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइड होना कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अब आगे आता है फ्रेंड्स कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए और उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे हाउस ऑफ पीपल। यानी कि जो रिमूवल प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है। प्रेसिडेंट को बाकायदे इंपीच करना पड़ता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं होता है। राज्यसभा में मोशन पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा और वो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा से पास होना चाहिए और उसको सपोर्ट कर दे कौन? लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन को पास कराने से पहले राज्यसभा में एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को, ताकि वाइस प्रेसिडेंट अपने सपोर्ट में अगर कुछ कहना चाहे तो कह सके। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, ये बात सही है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो केवल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है वो राज्यसभा का। अब एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर? तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था यूपीपीसीएस मेंस 2004 में। इसके ऑप्शंस थे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मेंबर्स। तो भैया ऐसा कौन सा हाउस है इनमें से जिसको वो पर्सन प्रिसाइड करता है जो कि इसका मेंबर भी नहीं है? तो सिंपल सा आंसर है इसका राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आंसर है इसका राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? राज्यसभा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फ्रेंड्स। अमंग द 4 पेयर्स गिवन बिलो व्हिच वन कंसिस्ट ऑफ अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्निटरीज who became vice presidents after having held diplomatic posts like ambassadors and high commissioners? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे दो लोग हैं इन ऑप्शन में जो ये रह चुके हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन एंड वीवी गिरी। ये सवाल बहुत पहले आया था यूपीएससी 1993 में। अब इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये भाई यूएसएसआर के एम्बेसडर रहे थे। उस समय पे जब ये एम्बेसडर बने थे 1949 टू 1952 में, उस समय पे यूएसएसआर था, आज की डेट में वो रशिया हो चुका है। ठीक है, और वीवी गिरी भी आपके हाई कमिश्नर रह चुके थे, कहां पे? श्रीलंका में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। Which one of the following have held the office of Vice President of India? इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस पे रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये छठे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 6th वाइस प्रेसिडेंट थे। 1979 से 1984 के टाइम पीरियड में ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और फिर शंकर दयाल शर्मा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे आपके। ये कब वाइस प्रेसिडेंट थे? ये 1987 से 92 में वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा दोनों वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जहां तक बात आई आपकी फखरुद्दीन अली अहमद की और नीलम संजीवा रेड्डी की, तो ये दोनों भाई प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पे फिर से आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 और 4। मोहम्मद अंसारी, ठीक है, ये जो मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भैया कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? तो ये रहे हैं 12वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये रहे हैं आपके 12वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। आगे आ जाते हैं भैया वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स कब से कौन कौन। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62, जाकिर हुसैन 62 से 67, वीवी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 to 74, बीडी जट्टी 1974 79, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 to 84, आर वेंकटरमन 84 to 87, शंकर दयाल शर्मा 87 to 92, के आर नारायण 1992 to 97, कृष्णकांत 97 to 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 to 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 लगातार टर्म इन्होंने किए 2007 से 17, और अभी करंट इनकम्पेंट वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू अक्सर कर न्यूज में रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक इनॉग्रेशन इनके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए वेंकैया नायडू अक्सर कर इनका नाम न्यूज में आता रहता है। तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ दे कोई कि भैया वाइस प्रेसिडेंट कौन है। खैर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, बहुत सारी बुक्स को उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, तो उस रिलेशन में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ तक कवर कर दिया है। अब शुरू करते हैं आपकी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछा जाऊंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये क्या है? ये इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये नॉमिनेटेड है, ये अपॉइंटेड है? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फ्रेंड्स, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड है तो इनको अपॉइंट करता कौन है? तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और केवल प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जितने भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट में, उनको कौन? कैबिनेट तो खैर एक और स्ट्रॉन्ग बॉडी हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए जो बड़ी बॉडी होती है, उसके सारे मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि वो अपने मन के हिसाब से किसी को अपॉइंट कर सके। आपको पता है फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शंस में हमारे जो लोकसभा है उसका चुनाव होता है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें भाई अलग अलग मेंबर्स चुन के आएंगे। उन मेंबर्स की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो बना दिया जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा, जैसे प्रेजेंटली मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने प्रेसिडेंट को बताया होगा कि भाई इन इन लोगों को आप मिनिस्ट्री ये वाली दे दीजिए, तो प्रेसिडेंट उन उन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना देगा। लेकिन किसके एडवाइस से बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एडवाइस से बनाएगा। तो ये कन्वेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहां पे लिखा है कि जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में। ठीक है, अब आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है प्रधानमंत्री की। आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्रधानमंत्री जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो देगा प्रेसिडेंट को। वो जरूरी इंफॉर्मेशन जो हमारा गवर्नमेंट चल रही है, उसके अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकती है। फिर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट चाहता है कि मान लीजिए किसी एक मैटर पे किसी एक मिनिस्टर ने मान लीजिए डिसीजन ले लिया, और प्रेसिडेंट को लगता है कि उस मैटर पे डिसीजन लेने से पहले उस मिनिस्टर को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करना चाहिए था, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस पूरे मैटर को प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखेगा और उस पर डिसीजन लिया जाएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 78 में। ठीक है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट आएगा। कैबिनेट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो बहुत बड़ी बॉडी होती है, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, और सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा सा पार्ट होता है कैबिनेट, और कैबिनेट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो मेन मिनिस्टर्स में जो आते हैं वो कैबिनेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हु एक्सरसाइजेस द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावर कौन एक्सरसाइज करता है? इसका आंसर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसका आंसर है प्रधानमंत्री। सबसे एक्चुअल पावर जो है वो किसके पास है भाई? प्रधानमंत्री के पास है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था, बहुत ही आसान सा सवाल है। उस समय पे इस तरीके का आसान सवाल आया करते थे, आज की डेट में सवालों का लेवल भी बढ़ गया और कट ऑफ भी बहुत बढ़ने लगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। ये लिखा कहाँ हुआ है? ये लिखा है फ्रेंड्स आर्टिकल 77 क्लॉज 3। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। गलत।
प्राइम मिनिस्टर के नाम में एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम से। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, एक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होंगे, उन पे फाइनली सिग्नेचर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। तो सारे भी डिसीजंस किसके नाम से लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। और ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था कि भाई इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी आसाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बोलना चाहिए, आसाम से राज्यसभा के मेंबर थे, और राज्यसभा के मेंबर होते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है लोकसभा में, और चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता, तो वहां पे जब वोटिंग पड़ेगी तो मनमोहन सिंह अपनी ही सरकार बचाने के लिए वोट नहीं कर पाएंगे, चूंकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। Which article of the Indian Constitution describes the appointment and disqualification of the Council of Ministers? ये भैया यूपी पीसीएस का सवाल है, आसान सा आंसर है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। नॉर्मली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर किस हाउस का मेंबर होता है? नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो, पर बशर्ते, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, कभी कभी सवाल आता है कि मान लीजिए कोई सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर है, किसी को मान लीजिए मंत्रिमंडल में अगर मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल में अगर किसी को मिनिस्टर बनाना है तो वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है, भले वो ना लोकसभा का मेंबर हो ना राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद उसको 6 महीने के अंदर में उस लीडरशिप को लेना पड़ेगा। मान लीजिए लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपको पता है राहुल गांधी जी अमेठी से खड़े होते थे, अमेठी से वो इस बार हार गए, लेकिन उन्होंने वायनाड से भी इलेक्शन लड़ा केरला में, और वायनाड से वो जीत गए, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने वायनाड से इलेक्शन ना लड़ा होता और अमेठी से वो हार गए होते, स्मृति ईरानी जीत गई होती। और मान लीजिए कांग्रेस की बहुमत की सरकार आ जाती, कि मान लीजिए कांग्रेस 545 में से कांग्रेस 300 सीटें जीत जाती और कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो क्या इस केस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते? बिल्कुल बन सकते थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, भले ही उन्होंने कहीं से नहीं जीता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उनका फिर भी 6 महीने का समय बचता। यानी कि कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर या तो राज्यसभा का मेंबर बन जाए या लोकसभा का मेंबर बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रेसिडेंट कौन है? यह आसान सा सवाल है, इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल डिफेंस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? कौन हेड है नेशनल डिफेंस कमेटी का? कौन है इसका आंसर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नेशनल डिफेंस कमेटी दोनों का हेड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का सवाल है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। ए, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस विद इन 6 मंथ्स। अगर थोड़ी देर पहले जो मैं राम कहानी कह रहा था, अगर वो आपने ठीक से सुनी है तो आप आसानी से जान जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 साल। लोकसभा की मेंबरशिप के लिए जो मिनिमम एज है 25 साल, वही प्राइम मिनिस्टर मेंबर की बनने की मेंबरशिप की एज है लीस्ट, वो है 25 साल। सवाल यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं यहाँ पे जवाब नहीं बोलूंगा, आपको ढूंढिए। फिर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, इसके बारे में एक सवाल है कि क्या ये ओरिजिनल संविधान में था या फिर इसको किसी संविधान के संशोधन से जोड़ा गया है। यानी कि whether the office of the deputy prime minister was present in the originally drafted constitution of India or whether this office of deputy prime minister has been added to the constitution with some constitution amendment। देखिए, ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है, ना ही ये ओरिजिनल संविधान में था, ना ही किसी संवैधानिक संशोधन से, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे जोड़ा गया है। ये बस एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये एमपी पीसीएस का सवाल है 2010 का, उतना काम का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। कहां से मेंबर थे फ्रेंड्स? तो ये थे आसाम से। ठीक है, आसाम से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं हमारे मनमोहन सिंह जी 1991 में, 1996 में, 2001 में, 2007 में, 2013 में।
अब उस चीज का मतलब नहीं है, इस तरीके का सवाल तो पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्संस हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्रेसिडेंट उन्हीं मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे अपॉइंट करने को, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about the Parliament of India is not correct? यहाँ पे मैं ऑप्शंस पढ़ के समय नहीं बर्बाद करूंगा, आप खुद इसको पढ़िए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए नहीं, और फिर मुझे बताइए जितना जल्दी हो सके। क्या ऑप्शन समझ में आया इसका आंसर? इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी, द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर हाउस। देखिए, कैबिनेट का मेंबर जरूरी नहीं है कि लोकसभा से हो, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, कैबिनेट का मेंबर आप राज्यसभा से भी हो सकता है। तो तीसरा सवाल क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, पार्लियामेंट कैबिनेट देगा, वो कैबिनेट सरकार चलाएगा, ये भी सही है। ठीक है ना, और भाई कैबिनेट के पास पूरी पार्लियामेंट यानी कि जो पॉपुलर चैंबर है, यहाँ पे पॉपुलर चैंबर कौन है? हमारा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं जनरल इलेक्शंस में। तो भाई ये जो कैबिनेट है वो लोकसभा के मेजोरिटी को कमांड करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, ये बड़ा खतरनाक सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपका से सीधे सीधे सवाल पूछा जाए कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा। ठीक है ना, बहुत जगहों पे ये डिबेट रही है कि भाई क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा को भी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में लोकसभा नहीं है और पार्लियामेंट है तो आप पार्लियामेंट को आंसर मार देना। बहुत बार ऐसे सवाल आए हैं कि भाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, और ऑप्शन में पार्लियामेंट था, लोकसभा नहीं था, तो उस केस में पार्लियामेंट को आपको आंसर मानना पड़ेगा। तो जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो डायरेक्टली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप पार्लियामेंट आंसर मान दीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जनरली इसका यूपीएससी के 1-2 आंसर के हिसाब से ये सीन निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इतने में बोल बोल के थोड़ा सा मतलब गला भी थक सा जाता है। आप क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्टर। दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रेशर प्रेसिडेंट का डायरेक्टली है, और वैसे रियल पावर किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर्स को तभी हटाएगा जब प्राइम मिनिस्टर उससे हटाने को बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। फिर प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से जब ये 2013 में क्वेश्चन गया था तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, इसको यूपीएससी ने गलत बताया। यूपीएससी ने इसलिए गलत बताया क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनरल लोकसभा को रिस्पांसिबल है। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन है और पार्लियामेंट लिखा हुआ है तो आप पार्लियामेंट मार दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है नहीं कुछ और लिखने का। ठीक है, अच्छा, अब अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे, तो सही ऑप्शन था वो था कॉन्फिडेंस मोशन। कभी कभी कॉन्फिडेंस मोशन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हम अभी भी मेजॉरिटी को कमांड करते हैं लोकसभा में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ, ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 का सवाल है, काश आज की डेट में भी इतने ही आसान सवाल आए। अगर इतने आसान सवाल आ जाएंगे तो भैया कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा इसका तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं, जिस हिसाब से मुश्किल पेपरों में आजकल कट ऑफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लीजिए। आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन लोकसभा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकर। बी एक ऑप्शन था, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर है स्पीकर। तो भैया स्पीकर ऑफ द लोकसभा से पूछ के मिनिस्टर को अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा लोकसभा में रिजाइन करने के बाद फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि
अगेंस्ट रूलिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है तो कम से कम कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए? तो कम से कम 50 लोगों का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, ये तो 31 तो हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है देयर इज नो मेंशन। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का सच में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा इनडिसॉल्युबल है। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व केवल लोकसभा को किया जा सकता है, और इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जिसको भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, मेरी पॉलिटी वाली वीडियोस में जाके इन टॉपिक्स को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है, इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2000, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था, 2006 में भी पूछा गया था। इसका आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है और कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। यूनियन के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। ये कहां लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1, सॉरी क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और भाई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहां पे है, कौन सा होगा? ये लिखा है आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि इंडियन पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव किससे सबऑर्डिनेट है? तो भाई एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रहता है किसका? लेजिस्लेचर का। अब समझिए यहाँ पे बात को फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है? एग्जीक्यूटिव की परिभाषा में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पार्लियामेंट आती है, लोकसभा राज्यसभा, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल आता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और इन पे कंट्रोल किसका है? लेजिस्लेचर का है, लोकसभा राज्यसभा का है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लोकसभा राज्यसभा इंपीच करके निकाल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा निकाल सकती है लोकसभा के अप्रूवल के साथ साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के राज्यसभा में हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का कौन सा लीडर था जो पहले डिफेंस मिनिस्टर बना और बाद में होम मिनिस्टर बना नेहरू जी के कैबिनेट में? इसका आंसर है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू, ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं ये, डिफेंस मिनिस्टर पहले रहे और बाद में होम मिनिस्टर है नेहरू जी की कैबिनेट में। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के थे आर के शानमुखा चेट्टी। नाम लिख देता हूं, आर के शानमुखा चेट्टी। आगे चलते हैं। लॉ मिनिस्टर कौन था पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी आजादी के बाद इंडिया के पहला कैबिनेट जो बना उसमें लॉ मिनिस्टर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। अब यहां पे एक और सवाल बनता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की जब बनी उसमें कौन था लॉ मिनिस्टर? उसमें था जोगेंद्र नाथ मंडल। ये एक अलग ही सवाल बनता है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में थे आपके बी आर अम्बेडकर, और 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में जो आपके लॉ मिनिस्टर थे वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। अब इस तरीके के सवाल पीसीएस में बहुत आते हैं, यूपीएससी में तो आने से रहे, पीसीएस में बहुत आते हैं। तो मैं डिटेल में सब कुछ कवर कर रहा हूं जो घटना चक्र में मुझे नजर आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following terms does not appear in the Constitution of India? आप सबसे पहले जानना पड़ेगा टर्म्स कौन कौन से हैं। तो एक तो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है एप्रोप्रिएशन बिल, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है बजट। तो देखिए एप्रोप्रिएशन बिल भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट नहीं मिलता है, क्योंकि बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहा जाता है। तो बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। ये यूपीपीसीएस में 2011 का सवाल है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट यहाँ पे, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां मेंशन है? आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा प्राइम मिनिस्टर भारत का इंडिया के बाहर जिसकी मृत्यु हुई है? ठीक है, तो ये बताइए, विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी। इसमें तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बन गई है।
और क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी इस पे एक मूवी बनी है। तो टाशकंट है और ये कैपिटल है टाशकंट कहाँ की, उज्बेकिस्तान की। तो टाशकंट नाम की जगह पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है चूंकि अभी इस पे एक पिक्चर बनी है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। Which one of the following was not a chief minister of any state before becoming the prime minister of India? ऑप्शंस दे देता हूं, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, चंद्रशेखर। तो देखिए मोरारजी देसाई भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, चंद्रशेखर तो नहीं, चरण सिंह भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और पीवी नरसिम्हा राव भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर की तरह काम नहीं किया। तो चरण सिंह नहीं, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर हमारे देश के वो प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन दे रहा हूं, देवी गौड़ा, एचडी देवी गौड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं, चंद्रशेखर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो देखिए मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा से थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इंद्र कुमार गुजराल जी भी राज्यसभा में थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, देवी गौड़ा जी भी राज्यसभा में थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर बलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग होकर लोकसभा में थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, घटना चक्र के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रखे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी अपने टेन्योर में पार्लियामेंट गए ही नहीं? वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979 से कब तक रहे? 14 जनवरी 1980 तक रहे। और ये अपने टेन्योर के दौरान कभी पार्लियामेंट इन्होंने अटेंड ही नहीं किया। उसका रीजन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्लियामेंट का सेशन होने से पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, सरकार गिर गई। ठीक है, अब कैबिनेट नाम का जो शब्द है वो केवल एक बार आया है संविधान में, और वो कौन से आर्टिकल में? ये कैबिनेट नाम का शब्द है वो किस एक आर्टिकल में ही मेंशन्ड है हमारे भारतीय संविधान में? वो आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि भाई कैबिनेट नाम का पहली बार प्रयोग किया गया। आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट कम्युनिकेट्स हिम इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लेमेशन कैन बी इश्यूड। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है और वहां पे कैबिनेट का जिक्र किया गया। तो कैबिनेट वर्ड का प्रयोग किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 352। अब क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि इनमें से कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के? तो देखिए एक चीज तो बतानी बहुत ही आसान है, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, वाई शवन रह चुके हैं 1971 से 1975 में। उसके बाद आर वेंकट रमन रहे थे 1980 से 1982 में, और वीपी सिंह रहे थे 1984 से 1987 में। तो सारे के सारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं किसी एक टाइम पे। जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की स्कीम आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद होगा हम लोग जो कि ये 85 से 90 के ब्रैकेट में जो लोग पैदा हुए हैं, जब हम लोग छोटे थे तो 95-96 के टाइम पे जब DD1 आया करता था 2000 के टाइम पे, तो उस समय पे एक प्रधानमंत्री के बहुत ऐड आया करते थे, पीवी नरसिम्हा राव। तब देश का भविष्य बर्बाद था, तब देश संभाला पीवी नरसिम्हा राव जी ने। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे। उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? द ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल। ये आप पढ़ लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 का सवाल है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केवल लोकसभा को रिस्पांसिबल है, वो राज्यसभा को रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। दूसरा, मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। अगला, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये वेस्टेड किसमें है? प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। दिस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट।
और ये कौन से भारत के आर्टिकल में लिखा हुआ, भारतीय संविधान के आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। तो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड के, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है 2009 का, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है, सलाहकार सवाल है, किसी भी एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये पूछा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर को अगर मिला दिया जाए, जो टोटल मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो उसके कितने परसेंट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वोट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर्स के कितने परसेंट से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है 15%। ये जो 15% की लिमिट है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी? ये आई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर को मिला के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है जो हाउस के, उसके 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विद इंडिया? ये यूपीपीसी मेंस 2008 का सवाल है। ये है आपका व्हाइट पेपर। अब यहाँ पे समझना है कि व्हाइट पेपर का कंसेप्ट क्या है। तो व्हाइट पेपर का कंसेप्ट समझाता हूँ फ्रेंड्स। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मिनिस्ट्री इशू करती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज बताई जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। और फिर इस व्हाइट पेपर के थ्रू ही लोग फीडबैक कलेक्ट कर जाता है लोगों से, ताकि उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर का सुनते होंगे, गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर इशूड किया है और उसके फीडबैक मांगे हैं पब्लिक से। फिर जब पब्लिक सारे फीडबैक दे देगी तो गवर्नमेंट उन सारे फीडबैक को स्टडी करेगी और फिर फाइनली अपना बिल ड्राफ्ट करेगी या डिसीजन लेगी, जो भी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड नॉट टू इंपीड और प्रेजुडिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट को इस तरीके से यूज किया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, झारखंड पीसीएस 2011 का सवाल है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट किया जाता है, वो कौन सी रिपोर्ट के बेसिस पे किया जाता है? तो वो गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बेसिस पे इसको रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है यूनियन कैबिनेट का। जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया है? तो ये स्लोगन दिया है हमारे ऑनरेबल लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके आगे शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, कर्म भूमि, वीर भूमि, ये हमारे जो मेन लीडर्स हैं ये यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी। कर्म भूमि किसका है? कर्म भूमि है फ्रेंड शंकर दयाल शर्मा जी का मेमोरियल। ये सब मेमोरियल की बात कर रहा हूं मैं। और वीर भूमि किसका है? वीर भूमि है राजीव गांधी जी का मेमोरियल। तो ये मेमोरियल्स भी अगर याद कर सकते हैं तो याद रखिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही